मैं होशियार सर अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जहां पर हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हमने देखा प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत। उसके बाद में दूसरा अति महत्वपूर्ण टॉपिक देखा हमने सिंधु नदी घाटी सभ्यता। आज हम बात करने जा रही हैं वैदिक सभ्यता या संस्कृति। वैदिक सभ्यता या संस्कृति, जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहां सिंधु सभ्यता होगी वहां वैदिक सभ्यता भी जरूर होगी। प्राचीन भारत के इतिहास के जहां टॉपिक होंगे वहां पर वैदिक सभ्यता टॉपिक जरूर मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं। वैदिक सभ्यता या संस्कृति के जो भी 2-3 पार्टों में वीडियो बनेंगे वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता या संस्कृति आर्य सभ्यता भाग फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, जो कि इसके कई पार्ट बनेंगे। वैदिक सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उसके निर्माता कौन थे, क्षेत्र कहाँ तक था और कितने भागों में इसे बांटा गया है, उसके ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। चलो तो दोस्तों देखते हैं वैदिक सभ्यता या संस्कृति। सिंधु सभ्यता या सैंधव संस्कृति के विनाश या पतन के पश्चात भारत के सैंधव प्रदेश में जिस नवीन संस्कृति का विकास हुआ, एक नई संस्कृति का विकास हुआ, उसे वैदिक सभ्यता या संस्कृति या ये कहो आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत के अंदर जिस नवीन संस्कृति का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति कहा जाता है और इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों याद रखना, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए ही इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसके निर्माता कौन थे दोस्तों? आर्य थे। इसके निर्माता कौन थे? आर्य थे। शुरू में आर्यों का रहने का स्थान सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, वह था प्रारंभ में या शुरू में, जो कि सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां जहां बहा करती थी उसे ही सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, जो कि आगे हम उनके बारे में विस्तार से देखेंगे और उनके प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है उन नदियों के, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि सरस्वती, सिंधु, व्यास, झेलम, रावी, चिनाब और सतलज, ये 7 नदियां जहां बहा करती थी उसे ही सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। तो प्रारंभ में तो कहा जाता है कि आर्यों के रहने का स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था, जो बाद में कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल में उत्तरी भारत के अंदर गंगा यमुना के पूर्वी मैदान में स्थानांतरित हो गया। कहने का मतलब बाद में ये उत्तर की तरफ पूर्वी मैदान की तरफ रहने चले गई। तो कहना शुरू में ये सप्त सैंधव प्रदेश में थे और उत्तर वैदिक काल में वहाँ पर। याद रखना है वैदिक सभ्यता और संस्कृति की जानकारी, इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलने के कारण इन्हें वैदिक संस्कृति कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकलता है कि वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति नाम कैसे हुआ इसका। तो दोस्तों याद रखना, इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। जैसे कि वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ये कहो ज्ञान। इसे श्रुति तथा संहिता भी कहा जाता है, जो 4 वेद माने जाते हैं, जिन्हें आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। वेद, उनके उपवेद, उनसे संबंधित जानकारी।
दोस्तों उसके बाद में वैदिक काल या सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है, जो कि याद रखना है। इनका काल विभाजन किस विद्वान ने किया था? विंटर नितजन ने किया था इनका काल विभाजन, कि वैदिक काल या सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर 1 ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, जिसका काल कितना होगा? 1500 ईसा पूर्व का मतलब है BC से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का मतलब होगा BC। अब चल रहा है वो AD चल रहा है दोस्तों, जो कि ईस्वी सन है अब, जो कि पहले ईसा पूर्व, जो कि इसका एकमात्र जानकारी का जो स्रोत है, कहना ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें कहाँ होती है? ऋग्वेद से होती है। एकमात्र स्रोत है वो है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद। उसके बाद में नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व BC तक इसकी जानकारी ऋग्वेद तो है ही है, ऋग्वेद के साथ साथ अन्य तीन वेदों से, जैसे कि सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, उनसे ये मानो। और इसके साथ साथ में अन्य वैदिक साहित्य कह दो, ग्रंथ कह दो, उनसे जानकारी होती है। जैसे कि वैदिक साहित्य में आते हैं 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, और उसके बाद में वेदांग। ये क्रम से ये कहो कि वैदिक साहित्य है, उससे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी होती है। तो दोस्तों याद रखना है, वैसे तो भारत में वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता या संस्कृति यहाँ पे प्रफुल्लित हुई थी, सिंधु सभ्यता या सैंधव संस्कृति के पतन के बाद। तो आज हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। उसके बाद में दोस्तों इन दोनों भागों को हम आगे विस्तार से देखेंगे अपने अगले वीडियो में, जो कि भाग 2, जिसमें हम बात करेंगे जो वैदिक के आर्य थे उनका जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कौन थे, व्हाट इज आर्य, आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे, उसके ऊपर विद्वानों में मतभेद है। कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के मत, जो कि मैंने कहा ना अलग अलग मत है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसे कि जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हुए थे प्रोफेसर मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर ने मध्य एशिया जिसे बैक्टीरिया भी कहा जाता है, से बताया है कि आर्य वहां से आए थे, और यह सर्वमान्य सिद्धांत है, क्योंकि इसलिए कि सर्वाधिक प्रचलित मत यही है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अनेक विद्वानों में मतभेद है, ये हम जानते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मत है वो मैक्स मूलर वाला ही माना जाता है, मध्य एशिया। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि हम कहा जाता है ना कि भारत के अंदर आर्यों से ही सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था, और कहा भी जाता है भारत को आर्यावर्त। उसके बाद में नंबर 2 दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत प्रदेश माना है कि ये तिब्बत से आए थे। कौन? आर्य।
नंबर 3, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव बताया है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये भी वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि या तो प्रोफेसर मैक्स मुलर वाला पूछा जाता है या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताया था, तो आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव बताया था दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद में गंगानाथ झा ने इसे ब्रह्मसी देश बताया है। ब्रह्मार्थ या ये कहो ब्रह्म ऋषि जो देश है वो माना है, कहने के लिए अपने भारत देश को ही माना है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश ही बताया है, जो 7 नदियों वाला जो प्रदेश अपने भारत में, उसी को इनका मूल निवास स्थान बताया है। वहीं प्रोफेसर पेनका ने जर्मनी के मैदानी भाग से माना कि ये जर्मनी के मैदानी भाग से आए हैं। वहीं राजबली पांडे ने मध्य देश बताया है। कहने का मतलब है विद्वानों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसे कि सर विलियम जोन्स ने तो आर्यों का मूल स्थान यूरोप बताया है। वहीं एनसीईआरटी है वो आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया है उसको माना है। वहीं एलडी कल्लर ने कश्मीर बताया है। वहीं त्रिदेव ने देवी का प्रदेश बताया है। वहीं आप देखोगे नेरिंग गार्नर चाइल्ड ने इसे दक्षिणी रूस बताया है। कहने का मतलब है दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, लेकिन आपको प्रोफेसर मैक्स मुलर वाला मत और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वाला मत जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रोफेसर मैक्स मुलर जो जर्मनी के विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने जो बताया मध्य एशिया वह सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। सर्वाधिक प्रचलित मत यही है, क्योंकि अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं। और अंत में दोस्तों याद रखना नोट, भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व BC माना जाता है। हमने देखा था ना ऋग्वेदिक काल कहाँ से शुरू होगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक होगा। और इसका एकमात्र जानकारी का जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। उस समय कौन सा प्रचलित था, ऋग्वेद। तो इसलिए 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी अब से अगर हम वर्तमान से देखें तो लगभग 3500 वर्ष पूर्व आर्य भारत में आए थे। 3500 वर्ष पूर्व आर्य कब आए थे, 3500 वर्ष पूर्व आए थे। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों क्या कि भारत में आर्यों का आगमन कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो हम सोचेंगे 1500 नहीं, यहां आएगा 3500 वर्ष ईसा पूर्व, क्योंकि 20 ये और 15 वो, इसलिए कौन सा हो जाएगा, 3500 वर्ष पूर्व हो जाएगा, ईसा पूर्व नहीं, पूर्व हो जाएगा। आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या उत्तम। श्रेष्ठ या कुलीन या उत्तम भाषाई समूह या गुणों को इंगित करता है। ये दोस्तों याद रखना, भाषाई समूह या गुणों को इंगित करता है, न कि जाति, प्रजाति या क्षेत्र विशेष को इंगित नहीं करता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या उत्तम, ये जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद में वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। हालांकि आर्यों के जीवन के बारे में आगे हम विस्तार से देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताना चाहूँगा, जो बहुत बार पेपरों में पूछी भी जाती है। नंबर 1, वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी। दोस्तों ध्यान दो कि हड़प्पा या सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो शहरी थी।
कौन सी थी? नगरीय या शहरी। जबकि वैदिक या आर्य जो सभ्यता है वो कौन सी है? ग्रामीण है और कृषि प्रधान है। जबकि वो व्यापार प्रधान, वाणिज्य व्यापार प्रधान थी सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक सभ्यता का स्वरूप कैसा है? ग्रामीण है दोस्तों, याद रखना है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का स्वरूप कैसा है? ग्रामीण था। क्योंकि आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। पहला पशुपालन होगा और दूसरा कृषि होगा। वैदिक समाज, वैदिक समाज आर्यों का था, वो क्या था? पितृसत्तात्मक था। दोस्तों गौर करो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, मातृ प्रधान था, और यहाँ पर पितृसत्तात्मक है। आर्य मूल प्रकृति के उपासक थे। मूलतः क्या थे? प्रकृति के उपासक थे और बहुदे देववादी थे। इनके देवता भी बहुत सारे थे, न कि अकेश्वरवादी, न कि अकेश्वरवादी। उसके बाद में वैदिक आर्य इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवता के उपासक थे। बहुदे देववादी, बहुत सारे देवता थे, न कि एक। आर्यों की कोई लिपि नहीं थी दोस्तों, आर्यों की कोई लिपि नहीं थी। जबकि भाषा थी संस्कृत। भाषा क्या थी? संस्कृत। क्योंकि वेदों को श्रुति कहा जाता है ना, तो ये तो सुनाए गए थे, लिपि नहीं थी इनकी। ध्यान रखना, मौखिकी थे, श्रुति कहा जाता है ना वेदों को। उसके बाद में आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। ये तो यज्ञ करते थे। क्या करते थे? यज्ञ करते थे, आहुतियां देते थे, यज्ञ करते थे देवताओं को प्रसन्न और राजी करने के लिए। जैसे कि रासूय, वाजपेयी, अश्वमेघ यज्ञ, जो कि सबसे जटिल और कठिन यज्ञ माना जाता है। कौन सा? अश्वमेघ यज्ञ। उसके बाद में आर्य लोहे का उपयोग करते थे। कहने वाले आर्यों को लोहे की जानकारी थी, जबकि सिंधु वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। उसके बाद में घोड़ा, अश्व, घोड़ा, अश्व आर्यों का प्रिय उपयोगी पशु था। आर्यों का प्रिय उपयोगी पशु कौन सा था? घोड़ा, अश्व। जो कि महत्वपूर्ण जो पशु है वो इनका गाय होगा। महत्वपूर्ण पशु पूछे तो गाय उत्तर होगा, और उपयोगी पशु पूछे तो घोड़ा होगा। दोस्तों ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आर्यों के मकान घास, फूस तथा बांस के कच्चे बने हुए थे। आर्यों के जो मकान थे वो कच्चे थे, ये भी ध्यान रखना है। जबकि सिंधु वासियों के जो मकान थे वो पक्के थे, ईंटों के बने हुए थे। तो आज हमने देखा आर्यों के बारे में कि वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ सिंधु सभ्यता के बाद। उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। इसे आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है, वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। वैदिक सभ्यता का उद्भव, निर्माता, क्षेत्र और कितने भागों में इसे बांटा गया है उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा वैदिक काल या सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। काल विभाजन कैसे और किसने किया ये हमने देखा, जो कि दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत है वह है ऋग्वेद। उसके बाद में नंबर 2 उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसे BC भी कह सकते हो, 600 ईसा पूर्व तक इसकी जानकारी ऋग्वेद के साथ साथ अन्य जो 3 वेद हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, उनसे, और अन्य जो वैदिक साहित्य उनसे भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। और उसके बाद में हमने बात की आर्यों के बारे में, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के क्या मतभेद है, वो हमने देखा। क्या क्या मत दिया?
कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से देखा कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रचलित मत है वह प्रोफेसर मैक्स मुलर का है, जिन्होंने मध्य एशिया बताया आर्यों का मूल निवास स्थान। उसके बाद में हमने आर्य शब्द की उत्पत्ति देखी कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आर्य भारत में कितने वर्ष पहले आए थे, ये हमने देखा। वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हमने देखी। वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है उनके ऊपर भी आज हमने चर्चा की दोस्तों। और अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्यों या वैदिक सभ्यता के जीवन की, कि उनका सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, आर्थिक जीवन कैसा है। उसके बाद में हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की, जहाँ वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद, वेदांग, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सप्त जो नदियां हैं, सप्त सिंधु प्रदेश की जो नदियां, उनके प्राचीन आधुनिक नाम के बारे में देखेंगे। पहले हम ऋग्वेदिक काल को देखेंगे, फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे विस्तार से अगले वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अंत में यही कहूँगा सदा हंसते रहो, सदा हंसते रहो। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।